नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राधा कृष्णन अकेडमी पे स्वागत है। मैं हिमांशु तिवारी। जैसा कि आप लोगों को अभी तक बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस सेल चैप्टर से आपको मिल रही थी, डिलीवर्ड कर रहा था मैं आपको, और आप सभी ने आई होप वीडियोस देखी होंगी और आपको उससे बहुत ही फायदा मिला होगा। और आपने अभी तक, अगर आपके पास में जो भी अनसॉल्व पेपर होंगे उनको अगर आपने बायोलॉजी के जो सॉल्व किए होंगे, या ईवीएस सेक्शन के भी, उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है ईवीएस में भी, तो उसको भी अगर आपने सॉल्व किया होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिले होंगे। तो मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे आज प्रोसीड करता हूं। मैंने अब पिछले लेक्चर में आपको कोशिका सिद्धांत कोशिका की खोज मैंने पढ़ाया था और कोशिका की संरचना बताई थी, ठीक है, कि कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी बोला जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ में कैसे कोशिका का विकास होता है और किसने ये सिद्धांत दिया था, स्लाइडेन एंड श्वान ने। जीवित कोशिका, मृत कोशिका के बारे में मैंने बताया था आपको। मैंने आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में भी बताया था। इसी के साथ साथ में मैंने आपको और भी उससे जुड़े हुए तथ्यों को बताया था और उसके भागों को भी मैंने बताया था कि कोशिका के अंदर जो भी भाग, पादप कोशिका में भी जो भी भाग होते हैं और क्या जो है भाग जंतु कोशिका में होते हैं, उन चीजों को भी मैंने डिटेल्ड बताने का स्टार्ट कर दिया था आपको। मैंने कुछ पार्ट्स को मैंने आपको बता भी दिया था और आज मैं उसी श्रृंखला में ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आगे प्रोसीड करता हूं, आगे की जो भी चीजें बाकी रह गई हैं। तो सबसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। मैंने किसके बारे में बताया था आपको? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने उसमें देखा था कि जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन थी, वो आउटर मेम्ब्रेन छोटी होती थी एज कंपैरिजन टू इनर मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों हो रहा था? तो कुछ रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा मैंने वहां पर बताया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोल्डिंग, क्योंकि उसमें क्या होता था कि फोल्डिंग प्रेजेंट होती थी। किसमें? इनर मेम्ब्रेन में। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी फिर से देख सकते हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये हमारी थी क्या? माइटोकॉन्ड्रिया थी, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया थी और इसी में ही माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये इनर मेम्ब्रेन थी, ये ऐसे करके, है ना, कुछ ऐसे इधर ऐसे ही बना हुआ था। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या था? स्ट्रक्चर था। ये क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बीच बीच में ये फोल्डिंग पाई जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हो गई बाह्य आवरण या बाह्य झिल्ली और ये हो गई आंतरिक झिल्ली, ठीक है। तो आंतरिक झिल्ली बड़ी होती है किससे? बाह्य झिल्ली से, या बाह्य आवरण से बड़ी होती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर क्या होती है? फोल्डिंग होती है या घुमाव होता है, ठीक है। इस घुमाव की वजह से ये क्या होती है? बड़ी हो जाती है, ठीक। अब इसी ये जो घुमाव होता है, इसी को ही क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? क्रिस्टी बोलते थे। तो ये क्रिस्टी होती है और इसी क्रिस्टी पे ही क्या लगे हुए होते थे? ऑक्सीसोम्स लगे हुए होते थे। क्या लगे होते थे? ऑक्सीसोम्स लगे हुए होते थे। तो ये ऑक्सीसोम्स होते थे। इसी ऑक्सीसोम को ही हम क्या बोल रहे थे? ऑक्सीसोम को F1 पार्टिकल्स बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? F1 पार्टिकल्स बोल रहे थे, ठीक है। और इसी में ही F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम बोलते थे। क्या बोलते थे? ऑक्सीसोम बोलते थे। और इसी में ही यहाँ पर क्या पाया जाता था? डीएनए होता था। और डीएनए का आपको हमने फुल फॉर्म भी बताया था। डीएनए का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था। डीएनए का फुल फॉर्म क्या था? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और ऐसे ही आरएनए का भी हमने फुल फॉर्म बताया था। क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये मैंने चीजें आपको वहां पर डिलीवर्ड की थी। आई होप आपको वो चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे हम अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर बार बार उन चीजों को इसलिए रिपीट करता हूँ कि जितनी ज्यादा बार में आप उनको सुनेंगे, देखेंगे, वो आपको एकदम परफेक्ट याद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा है साइंस में कि एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जब हम किसी चीज को एक बार देखते हैं सरसरी निगाह में या स्कैनिंग कर लेते हैं सिर्फ, तो स्कैनिंग करने के दौरान कुछ ना कुछ चीजें वो याद तो रहती हैं, लेकिन कुछ ही समय के लिए मुझे वो याद रहती हैं। तो अगर उसको हमको ज्यादा समय के लिए याद रखना है तो हम उन चीजों को क्या है, कई बार देखें, कई बार सुने, या कई बार उनका रिपीटेशन हो। रिपीटेशन होने का मतलब पुनरावृत्ति हो, तो फिर क्या होगा कि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं चीजें, तो वो हमें काफी समय, लंबे समय तक याद रहती हैं। यही एक कारण है कि मैं बार बार चीजों को रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने से जो हमारे नए हैं एक्सपेरेंट्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती होगी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि एकदम नए होंगे उनके लिए भी, तो वो उनको बार बार उनके सामने जब वो टर्म्स पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं उन चीजों को बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है।
आगे हम बढ़ेंगे, जब हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया होगी, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और इसी में ही अब हम आगे की पार्ट को पढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट पार्ट हमारा? यहाँ पे प्लास्टिड है। क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड को हम लोग हिंदी में भी क्या बोलते हैं? प्लास्टिड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड ही बोलते हैं। और इसी प्लास्टिड को ही हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड देखते हैं यहाँ पर क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड, ठीक है। इसको प्लास्टिड ही हिंदी में भी क्या बोलते हैं? प्लास्टिड ही बोलते हैं। अब इस प्लास्टिड के भी क्या होते हैं कि 3 पार्ट होते हैं। क्या 3 पार्ट होते हैं इसके? प्लास्टिड के 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसमें? आप जानते हैं ल्यूकोप्लास्ट होता है, फिर क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो 3 पार्ट आपने समझे क्या? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और अगर इसी को ही हिंदी में ही हम समझने की कोशिश करेंगे, हम इसके बारे में भी डीप में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसके वर्ड को हम समझ लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि परीक्षाओं में हिंदी ना पूछ करके उसकी इंग्लिश पूछ ली जाती है। जैसे आपने ब्लड में पढ़ा होगा कि ब्लड में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का डिफरेंट नाम होता है, इरिथ्रोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही है। ठीक है, तो देखिए ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं, मतलब जो यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट है, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट जो यहाँ पर है, इस ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलेंगे? अवर्णी लवक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवर्णी लवक। और क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलेंगे? वर्णी लवक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्णी लवक बोलेंगे। और क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलेंगे? हरित लवक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हरित लवक बोलेंगे। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पर प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड भी लिखा हुआ मिलेगा। और क्या मिलेगा? यहाँ पर लवक शब्द भी मिलेगा। क्या मिलेगा? लवक शब्द भी मिलेगा। हिंदी में इसको लवक भी बोल सकते हैं। ठीक है, या कभी कभी क्या करते हैं, इसी को ही हिंदी के बजाय इंग्लिश में ही प्लास्टिड ही लिख देते हैं। अब इसके यहाँ पर हम 3 पार्ट समझने से पहले हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि इसकी प्लास्टिड शब्द की खोज किसने की थी? प्लास्टिड शब्द की खोज किसने की, या प्लास्टिड को खोजा सबसे पहले किसने? तो यहाँ पर प्लास्टिड की खोज किसने की? हैकल ने की। किसने की? हैकल महोदय ने सबसे पहले प्लास्टिड शब्द की खोज की थी, या प्लास्टिड को खोजा था। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्लास्टिड शब्द की खोज सबसे पहले किसने की थी? हैकल ने की थी। और हैकल के बाद में हम यहाँ पर दूसरे इसी के ही टर्म को समझेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर समझ लेंगे कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है भाई? पादप जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या हो जाएगा? प्लास्टिड हो जाएगा या लवक हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लास्टिड हो जाएगा या लवक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस बात को भी हमने यहाँ पर समझा, और हमने यहाँ पर इस बात को भी समझा। इस बात का मतलब पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड या लवक है, और इसकी खोज किसने की थी? हैकल ने की थी। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि क्या बनता है कि जब पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड। अच्छा, एक चीज है कि यहाँ पर पादप में ही हमने बताया था, जब आपको डिफरेंस मैंने वहां पर बताया था पादप में और जंतु कोशिका दोनों में ही, तो वहां पर मैंने बताया था कि प्लास्टिड ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर प्रेजेंट किसमें होता था? सिर्फ और सिर्फ वनस्पति जगत में जितने भी हैं उनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता था, ना कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता था। एनिमल में नहीं होता था। ठीक है, क्या? प्लास्टिड नहीं होता था। तो यहाँ पर इसीलिए ये देखिए ये टर्म लिखा हुआ है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर ये सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड है तो सबसे छोटा कोशिकांग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे छोटा कोशिकांग अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम्स। अच्छा, राइबोसोम्स को हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी और भी हम ले लेते हैं कि राइबोसोम्स की जब हम बात करते हैं तो राइबोसोम्स सबसे छोटा कोशिकांग तो है हमारा, लेकिन ये पादप कोशिका में और जंतु कोशिका दोनों में ही ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने जैसा कि डायग्राम में भी आपको वहां पर बताया था, अभी मैं फिर से भी मैं बता दूंगा कि ये हमारी क्या थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। ये हमारी क्या थी? ये हमारी ये देखते हैं, रुकिएगा जरा सा। ये हमारा केंद्रक था। ये यहाँ पर क्या था? केंद्रक था। और इसी केंद्रक में ही क्या था? ये देख रहे थे ऐसे, ये थी, है ना, ऐसे बनाया था हमने। और यहाँ पर क्या था? ये राइबोसोम्स थे। ये हमने यहाँ पर क्या बनाए थे? ये राइबोसोम्स बनाए थे। ये केंद्रक था। केंद्रक में ही न्यूक्लियोपोर और ये सारी चीजें को खैर हम अभी आगे पढ़ेंगे सारी चीजों को, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो यहाँ पर
केंद्रक के जस्ट नीचे क्या होता था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरद्रव्यी जालिका। उसी के ही ऊपर देख रहे होंगे छोटे छोटे से, ये क्या थे हमारे राइबोसोम्स। ये यहाँ पर क्या बने हुए थे, राइबोसोम्स बने हुए थे। तो ये क्या होता है, पादप जगत या जंतु जगत का सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, राइबोसोम्स होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इन चीजों को भी। तो पहले हम यहाँ पर क्या खत्म कर देते हैं, प्लास्टिड के बारे में। तो यहाँ प्लास्टिड जो है हमारा, जो ये वर्ड लिखा हुआ है प्लास्टिड, लवक, इसके 3 पार्ट हमने अभी पढ़े। क्या, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसी को ही हिंदी में भी हम समझ चुके हैं, क्या बोलते हैं, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक। तो अब हम इसको डिटेल्ड में पढ़ लेते हैं, क्या है इनकी चीजें और इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या इनकी पोजीशंस हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहला है हमारा यहाँ पर क्या है, अवर्णीय लवक। क्या है भाई, अवर्णीय लवक। ठीक है, अवर्णीय लवक। फिर यहाँ क्या है, वर्णीय लवक है। क्या है भाई, वर्णीय लवक है, वर्णीय लवक है। फिर क्या है लास्ट में, हरित लवक। क्या है भाई, हरित लवक है। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए इसके लवक के अंतर्गत। ठीक है, लवक के अंतर्गत 3 पार्ट हो गए हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पर एक चीज और हम जानते हैं कि अवर्णीय लवक जो हमारा पूरा प्लांट होता है, क्योंकि प्लांट में ही पाया जाता है लवक, तो प्लांट में ही ये जो अवर्णीय लवक होता है, ये अवर्णीय लवक कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कि कौन सा ऐसा पार्ट होता है प्लांट का कि जहां पर हमें ये अवर्णीय लवक दिखाई पड़ता है, या हम कहते हैं कि यहाँ पर अवर्णीय लवक होगा। अवर्णीय का मतलब हो गया कि कोई भी वर्ण, कोई भी रंग ना दिखाई देना। तो कोई भी रंग ना दिखाई दे, तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है कि जहां पर कोई भी रंग नहीं दिखाई पड़ता है, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में रंगहीन या कलरलेस बोलते हैं। ऐसा पार्ट जहां पर, ऐसा प्लांट का पार्ट जहां पर कोई भी रंग ना दिखाई दे, वो होता है हमारा किसके अंतर, वो वहां पर कौन सा लवक पाया जाता है, अवर्णीय लवक पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कौन सा पार्ट है, जड़ देखा होगा आपने, ये किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। जब भी छोटे पेड़ की या हम पौधे की जब हम जड़ों को, मतलब जब हम उसको उखाड़ते हैं तो उसमें देखते हैं व्हाइट कलर की दिखाई पड़ती हैं उसकी जड़ें, तो वो क्या है, वहां पर कौन सा लवक होगा, अवर्णीय लवक होगा। कौन सा होगा, अवर्णीय लवक होगा। तने में भी देखते हैं उसका कोई कलर नहीं होता है, अगर हम अंदर उसको देखते हैं तो वहां पर भी हमें कोई भी लवक दिखाई नहीं पड़ता है। दैट मीन्स कि वहां पर अवर्णीय लवक प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अवर्णीय लवक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उसको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। अवर्णीय लवक को ही ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या चीज सीखी कि अवर्णीय लवक में ये कैसा होता है, ये रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। पाया कहाँ जाता है, प्लांट के कौन से पार्ट में पाया जाता है, तो जड़ हो गया, जड़ में पाया जाता है, और तने में पाया जाता है, तना हो गया। इन जगहों पे ये अवर्णीय लवक प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड पे देख रहे होंगे। मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, मैंने बोर्ड पे भी उन चीजों को नोट कर दिया है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। आगे हम इसी चीज को ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसी के ही हम पार्ट को पढ़ लेते हैं। क्या इसके पार्ट हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके भी क्या है, 3 पार्ट होते हैं। हम उन 3 पार्ट्स को भी आगे पढ़ेंगे। कैसे, देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ, अभी नेक्स्ट मैं इसको फिर से नोट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे या अब यहाँ पर देखते हैं इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसके, यहाँ पर वो भी हम समझते हैं। पहला है हमारा यहाँ पर अवर्णीय लवक के अंतर्गत 3 पार्ट कौन कौन से हैं। एक है एमाइलोप्लास्ट। कौन सा है, एमाइलोप्लास्ट। क्या है, एमाइलोप्लास्ट। फिर क्या है, एमाइलोप्लास्ट के बाद में प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट एंड देन ओलिगोप्लास्ट। क्या है भाई, ओलिगोप्लास्ट। ये 3 पार्ट होते हैं इसके, किसके, अवर्णीय लवक के। ठीक है, किसके, अवर्णीय लवक के 3 पार्ट होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, फिर प्रोटीनोप्लास्ट, फिर ओलिगोप्लास्ट। तो यहाँ पर बेसिकली इनके कार्यों को समझना है, क्योंकि पेपर में क्या पूछा जाता है कि इनके क्या कार्य क्या होते हैं। तो इनके कार्य क्या होते हैं एमाइलोप्लास्ट का, तो देखिए जैसे कि हम भोजन करते हैं, हम मनुष्यों में भी क्या होता है कि ये तो मान लीजिए ये तो पादप हैं, तो पादप क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स। मैंने कई बार आपको वीडियोस में बताया है और आपको पता भी होगा।
ठीक है, ये तो बेसिकली चीजें हैं, बेसिक आप ये भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये जब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो अगर हम मनुष्यों की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो पेड़ पौधों पे निर्भर होते हैं, जीव जंतुओं पे मतलब जानवरों पे निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो भोजन का अगर जब हम डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो डाइजेशन में हमने एक सरल सी जो डेफिनेशन क्या पढ़ रखी है कि डाइजेशन में क्या होता है कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में टूटने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, पाचन प्रक्रिया बोलते हैं। एनसीईआरटी की बुक में सरल भाषा में लिखा हुआ है, क्लास 10th में ये चीजें हम वहां पर पढ़ते हैं। अच्छा, मेनली अगर हम देखते हैं तो डाइजेशन में 3 चीजों का पाचन मेनली होता है। किसका किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है और वसा का होता है। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है ये जटिल अणु हैं। अब इनके सरल अणु क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। और प्रोटीन किस में टूटता है, एमिनो एसिड्स में टूटता है। और हम फैट की अगर हम बात करते हैं तो फैटी एसिड या ग्लिसरीन में या ग्लिसरल्डिहाइड में टूटता है। इतनी चीज पढ़ी होंगी आपने भी, तो ये चीज यहाँ पर आ गई। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये जब सरल अणुओं में टूट जाता है, जैसे कि ग्लूकोज में टूट गया, तो अब ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत के तुरंत खाना खाया और तुरंत ही पूरी वो एनर्जी हमारी यूज हो गई, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि धीरे धीरे वो उसका डाइजेशन होके वो क्या होती है, एनर्जी के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि ये जो एनर्जी होती है वो स्टोर कहाँ होती है, तो वो स्टोर होती है हमारे लीवर में। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कॉम्पिटिटिव में कि जो एनर्जी फॉर्म होती है वो हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होती है और किस फॉर्म में स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। और कहाँ होती है, हमारे लीवर में होती है, ठीक है, ठीक, यकृत में होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये तो हो गई स्टोर्ड फॉर्म में हो गई हमारी जो भी चीजें हैं। तो अब यहाँ पर भी क्या है कि ये जो एमाइलोप्लास्ट है, प्रोटीनोप्लास्ट है, ओलिगोप्लास्ट है, ये भी क्या होते हैं कि ये भी भोजन को क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। लेकिन अब हम बारी बारी से समझेंगे कि एमाइलोप्लास्ट किसका स्टोर करता है, प्रोटीनोप्लास्ट किसका करता है, ओलिगोप्लास्ट किसका करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एमाइलोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो एमाइलोप्लास्ट किसका करता है स्टोर, तो यहाँ पर ग्लूकोज का करता है। किसका करता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को स्टोर करता है। किसको करता है, ग्लूकोज को स्टोर करता है। अच्छा, इसका ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होगा, C6H12O6, यही होता है ना। और देखिएगा कार्बोहाइड्रेट का अगर हम रेशियो की बात करते हैं कि रेशियो अगर कार्बोहाइड्रेट का पूछा जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का रेशियो क्या होता है, 1:2:1। मतलब क्या है कि कार्बन का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, हाँ, और उसके बाद में ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। तो एज कंपैरिजन टू यहाँ पर भी वही हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन के 6 अणु हैं, हाइड्रोजन के 12 अणु हैं और ऑक्सीजन के 6 अणु हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 6 है और इसके जस्ट डबल क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के जस्ट डबल क्या है, ऑक्सीजन है हमारे यहाँ पे। तो ये यहाँ पर हमें कार्बोहाइड्रेट का भी हो गया और कार्बोहाइड्रेट का भी यही रेशियो रहता है और इसी का ही तो ये पार्ट है ग्लूकोज, है ना, कार्बोहाइड्रेट का ही तो ये पार्ट है ग्लूकोज। तो ये हम यहाँ पर समझे हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रोटीनोप्लास्ट में। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीनो, तो इसका मतलब ये किसका स्टोर कर रहा होगा, प्रोटीन का कर रहा होगा। किसका कर रहा होगा, प्रोटीन का कर रहा होगा। किसका कर रहा होगा भाई, प्रोटीन का कर रहा होगा, प्रोटीन का स्टोर कर रहा होगा। प्रोटीन को स्टोर करने का काम कौन करता है, प्रोटीनोप्लास्ट करता है। अब देखेंगे यहाँ सिर्फ हम वर्ड से पकड़ेंगे कि किस चीज का कौन करता है। तो यहाँ देख रहे हैं ओलिगो लिखा हुआ है, तो ओलिगो का मतलब हम आगे की इस वर्ड को पलट देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑयल एंड फैट एंड लिपिड। लिपिड इसका स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारा ओलिगोप्लास्ट करता है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये भी बात समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आई है आपको यहाँ पे बात कि यहाँ पर एमाइलोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो एमाइलोप्लास्ट पार्ट किसका है, एमाइलोप्लास्ट अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट का है। किसका है, ल्यूकोप्लास्ट, या अवर्णी लवक का पार्ट है। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक का पार्ट है कौन, एमाइलोप्लास्ट। और एमाइलोप्लास्ट अगर हम यहाँ पर अवर्णी लवक की बात करते हैं तो ये अवर्णी लवक किसका पार्ट है, प्लास्टिड का पार्ट है, ठीक है। और तो वो स्टोर किसका करता है, एमाइलोप्लास्ट, तो किसका करता है, ग्लूकोज का स्टोर करने का काम करता है। ऐसे ही प्रोटीनोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन का करता है स्टोर। स्टोर किसको करता है, प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है।
ओलिगोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो ऑयल, फैट एंड लिपिड की बात करते हैं, इसको स्टोर करने का काम हमारा करता है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर समझ ली अवर्णीय लवक के बारे में, बेसिक, ठीक है। और ये चीजें आपसे पूछी भी जाती हैं, एमाइलोप्लास्ट और ओलिगोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, नेक्स्ट है हमारा वर्णीय लवक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वर्णीय लवक के पास। वर्णीय लवक के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हैं वर्णीय लवक की। जैसे कि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ही हम इसको रब कर देते हैं और यहाँ पर आप भी इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। आप भी इसको क्या करिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, और नहीं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको भी एग्जाम में यूजफुल रहे ये सारी चीजें। तो वर्णीय लवक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। अब जैसा कि हमने अवर्णीय लवक में पढ़ा था तो वो कैसा था, वहां पर कलरलेस था, रंगहीन था। लेकिन यहाँ पर वर्णीय लवक है, मतलब इसमें वर्ण किसी न किसी तरीके का रंग दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन होगा या रंगीन होगा। तो ये रंगीन होगा, कैसा होगा, रंगीन होगा, कलरफुल होगा। तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है कि जो हमको रंगीन दिखाई पड़ता है या वो रंगीन होता है। तो यहाँ पर दो पार्ट, वहां पर भी हमने पढ़ा था, यहाँ पर भी दो पार्ट है। वैसे तो और भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो बेसिकली मेन दो ही हम यहाँ पर समझते हैं, दो ही है। कौन कौन से, फूल देखा होगा, रंग बिरंगे होते हैं जिसपे कि भंवरे आकर के बैठते हैं या मधुमक्खी आकर के बैठती हैं फूलों पे और उसका मकरंद ले जाकर के छत्ते में उसको शहद के रूप में इकट्ठा करती हैं, ठीक। तो ये चीज, तो अब कलरफुल पार्ट कौन सा है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं भाई, कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो यहाँ पर ये तो पार्ट हो गया कि ये रंगीन होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, फल भी देखा होगा आपने, फल और फूल। फल भी देखा होगा कि मैंगो है जैसे कि पीला दिखाई पड़ता है जब पका हुआ होता है, कच्चा होता है तो हरा दिखाई पड़ता है। ऐसे ही सेब है, इसमें रेड कलर का होता है। और इसमें एसिड कौन सा पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर हो गया वर्णीय लवक के पास, ये वाले पॉइंट, ठीक है। तो कौन सा, ये रंगीन होता है, कलरफुल, और दूसरा फल और फूल इसके उदाहरण है वर्णीय लवक में, ठीक है। वर्णीय लवक किसमें पाया जाता है, फल और फूल में पाया जाता है, ठीक। अब हम अगर कुछ बात करते हैं कि वर्णीय लवक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि जो गाजर होता है, गाजर का जो है रंग जो है नारंगी रंग का दिखाई पड़ता है। तो ये क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये इसी वर्णीय लवक की वजह से गाजर का रंग हमें नारंगी दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये उसमें कौन सा वो पिगमेंट पाया जाता है, तो गाजर में कौन सा पाया जाता है पिगमेंट, गाजर में आपका कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा, टमाटर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है या कौन सा लवक पाया जाता है, वर्णीय लवक पाया जाता है। और पिगमेंट कौन सा होता है, तो वहां पर लाइकोपिन होता है। कौन सा होता है, लाइकोपिन होता है। कौन सा होता है, लाइकोपिन होता है। ऐसे ही अगर हम जब बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, बैंगन का। बैंगन में कौन सा पाया जाता है, तो बैंगन में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, बैंगन में ज़ैंथोमाइसिन। क्या पाया जाता है, ज़ैंथोमाइसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ज़ैंथोमाइसिन। क्या पाया जाता है, ज़ैंथोसाइनिन। क्या पाया जाता है, ज़ैंथोसाइनिन। तो ये सारे पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा दिखाई पड़ता है, बैंगन का आप जानते हैं बैंगनी रंग, टमाटर का जानते हैं लाल रंग। तो लाल रंग क्यों होता है, तो लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव में कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, तो लाइकोपिन की वजह से होता है। और अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उसमें लवक कौन सा होता है, तो ये वर्णीय लवक होता है, जिसकी वजह से ऐसी ये चीजें दिखाई पड़ती हैं या इसके अंतर्गत ये आता है। गाजर में कैरोटीन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड ये आ गया कैरोटीन, और एक होता है क्रिएटिन। ये क्रिएटिन प्रोटीन होता है। क्रिएटिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। या हिंदी में ही अगर हम बात करते हैं तो श्रुति सम भिन्नार्थक, लेकिन यहाँ पर श्रुति सम भिन्नार्थक नहीं, बोलने में ही सिर्फ ऐसा लगता है, लेकिन बोलने में भी कुछ डिफरेंस है हल्का सा, ठीक है। वहां क्रिएटिन है और यहाँ क्या है, कैरोटीन है,
ठीक है। तो केराटिन जो प्रोटीन होता है वो हमारे बालों में पाया जाता है, ठीक है, और नाखूनों में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने वर्णी लवक के बारे में भी हमने यहाँ पर समझ लिया, और किसके बारे में समझ लिया, अवर्णी लवक के बारे में भी हमने समझ लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, हरित लवक है। क्या है हमारा यहाँ पे, हरित लवक है। तो अब हम हरित लवक के बारे में भी समझेंगे और जानेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। तो ये भी हम देखते हैं लवक के पास में, ठीक है। अब हरित लवक की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन कलर का ये दिखाई पड़ता है। आप कहेंगे कि सर ये ग्रीन कलर का ये दिखाई पड़ता है तो इसको हमने वर्णी लवक में क्यों नहीं रखा। इसको वर्णी लवक में इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये क्या करता है, भोजन बनाने का काम करता है, और ये ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पर ग्रीन कलर का होता है, ये स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करता है। तो इसको हमने किसमें रखा है, हरित लवक को। और हमने पढ़ा भी था उसमें, जब हमने कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हरित लवक के बारे में पढ़ा था। ये कैसा होता है, हरे रंग का होता है, इसीलिए हरित बोला गया है। आगे इसके देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, हरित। तो हरित की वजह से, हरित का मतलब क्या हो गया, हरा। कैसा हो गया भाई, हरा, और लवक तो भाई लवक है ही, तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में। हमने कहीं भी अभी तक पत्तियों की बात की थी, नहीं की थी। अब आ गई हमारी ये पत्तियां। पत्तियों में क्या होता है, हरित लवक होता है। और यही हरित लवक क्या होता है, भोजन बनाने का काम करेगा, ठीक है। और इसी में ही ग्रेना और ग्रेनी भी पाए जाएंगे, ठीक है। अभी हम उसका डायग्राम आपको बना करके भी बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है इसमें, वो भी चीजें हम आपको बताएंगे यहाँ पे। हरित लवक की जब हम बात करेंगे तो कुछ चीजें और भी हम इसकी जान लेंगे, ठीक है। तो पौधों में ग्लूकोज भोजन निर्माण का काम करेगा और पत्तियों में पाया जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर हमने लिखा, ग्रीन कलर का होगा, पत्तियों में पाया जाता है और भोजन निर्माण का कार्य करेगा। भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, भोजन निर्माण का कार्य करता है, कौन, हरित लवक, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये भोजन निर्माण का कार्य करेगा। अब हम अगर इसी में ही आगे प्रोसीड करेंगे तो इसकी हरित लवक की खोज सबसे पहले, अच्छा एक चीज और पढ़ लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। हरित लवक की खोज अगर हम बात करते हैं तो सिम्पसर ने की है। किसने, सिम्पसर ने की है। किसने की है, सिम्पसर ने की है, या सिम्पर ने की है, सिम्पसर ने की है, ठीक है, सिम्पसर ने की है। सबसे पहले इसको खोजा किसने, हरित लवक को सिम्पसर ने खोजा, ठीक है। ये हो गया। और इसका एक और पॉइंट है, इसका एक और पॉइंट है, इसको हम क्या किस नाम से जानेंगे, कोशिका का रसोई घर। इसको हम एक और नाम से जानेंगे, कोशिका का रसोई घर। किस नाम से, कोशिका का रसोई घर। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, पहले जो पेपर हुए हैं उसमें पूछा गया है, कोशिका का रसोई घर, किचन हाउस ऑफ द सेल। और वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर देने का काम कर रहा था। और यहाँ पर तो भोजन बन रहा है। अच्छा, भोजन कहाँ बनता है, रसोई में बनता है। कहाँ बनता है, रसोई में बनता है। ऐसे ही हरित लवक के पास में भी तो क्या बन रहा है, भोजन ही तो बन रहा है। भोजन निर्माण की प्रक्रिया ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, भोजन निर्माण का कार्य करता है, भोजन निर्माण का कार्य करता है। इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। किसको, हरित लवक को। और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, सिम्पसर ने की थी, ठीक है। इतनी बात तो हमने अभी यहाँ तक समझ ली है। अब चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ, ठीक है। इतना आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम इसके डायग्राम को समझेंगे, किसके, हरित लवक के। हरित लवक के डायग्राम को समझेंगे। हरित लवक का डायग्राम अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है, देखेंगे ऐसा, ठीक, इस तरीके का है। और यहाँ पर ये देखते हैं, ठीक है, इस तरीके का है इसका डायग्राम। अब यहाँ पर क्या है, इसमें बहुत छोटे छोटे से इस तरीके से ग्रेना होते हैं, ग्रेना ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर क्या है कि जो है स्ट्रोमा होगा, मैट्रिक्स होगा, थैलेकॉइड होगा, ग्रेना होगा। अच्छा, ग्रेना और ग्रेनी में अंतर क्या होगा, जब ये छोटे छोटे से होते हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये किसका है, हरित लवक का है। किसका पार्ट है, हरित लवक है, ठीक।
ये अगर हम बात करते हैं तो एक अगर हम इसका ये सर्किल वाला अगर लेते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रेनी, ग्रेनी। और अगर हम जब इस पूरे की बात करते हैं, मतलब ये पूरा ही अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना। ठीक है, ग्रेना। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ग्रेना और ग्रेनी का मेन काम क्या है। और इसी में ही क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स होता है, स्ट्रोमा होता है। ऐसे ऐसे यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, हमने इसके भी पहले पढ़ा था। तो ये क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है भाई, मैट्रिक्स है। तरल पदार्थ जो होता है यही बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं या स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा बोलते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे से क्या पाए जाते हैं, क्वांटोसोम, क्वांटोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे से क्वांटोसोम पाए जाते हैं, क्वांटोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्वांटोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाँ ये मेरा हाँ, क्या पाए जाते हैं, क्वांटोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्वांटोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये छोटे छोटे से यहाँ पे इसी पे ही, इसके ऊपर यहाँ पर क्या होता है, क्वांटोसोम्स होते हैं। इस पे क्या होते हैं, क्वांटोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे से क्वांटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हरित लवक का पार्ट हो गया। ठीक है, ये किसका हो गया, हरित लवक का पार्ट हो गया। और ये आपने पढ़ा होगा इसके पहले। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले पत्ती वाला भाग आएगा। क्या आएगा, पत्ती वाला भाग आएगा। पत्तियां होंगी, पत्तियों के ही बाद में अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट होगा। पत्ती के ही अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। और क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स, उसके मतलब आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन होगी। और उसी इनर मेम्ब्रेन के ही अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, तरल पदार्थ के रूप में ये फैला हुआ होगा, जिसको मैट्रिक्स बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। उसी के बाद में इसमें बहुत छोटे छोटे से इस तरीके के आपको देखने को मिल रहे हैं। ये क्या कहलाएगा, अगर हम एक पार्ट की बात करेंगे, एक सर्किल की बात करेंगे तो उसको ग्रेनी बोलेंगे। अगर इस पूरे की बात करेंगे तो उसको ग्रेना बोलेंगे। ठीक है, और यहीं पर ही इस ग्रेना ने ही क्या करना है, भोजन बनाना है यहाँ पे। ठीक, ग्रेना का काम मेन यही होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा अगर डीप में पूछा जाता है तो ग्रेना भी दिया हुआ होता है, तो ग्रेना में ही अगर आप फूड प्रोसेसिंग की काम होती है। ठीक है, और यहाँ पर ही क्या पाए जाते हैं, क्वांटोसोम्स पाए जाते हैं, क्वांटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। ग्रेना के ही ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, या सॉरी ग्रेनी के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, क्वांटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी यहाँ से लेनी है। अब देखिए, ग्रेना हो गया, क्वांटोसोम्स हो गया, क्लोरोफिल हो गया। अब इसी के ही बाद में क्या किसका आता है, क्लोरोफिल का पार्ट आता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये आपने बना लिया होगा आई होप। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ लेते हैं कि उसकी क्या होती, कभी कभी पूछी जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहाँ पर कितने होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और किसकी प्रेजेंस की जरूरत होगी, H2O की होगी, जल की होगी। और किसकी आवश्यकता होगी, सनलाइट की होगी। किसकी होगी भाई, सनलाइट की होगी, सनलाइट की होगी। और किसकी होगी, क्लोरोफिल की होगी। किसकी होगी भाई, क्लोरोफिल की होगी। ये इतनी चीजें चाहिए होंगी। कितनी चीजें चाहिए होंगी, सनलाइट चाहिए होगी, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, और वाटर चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा, क्लोरोफिल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, क्लोरोफिल चाहिए होगा। तो ये सब चीजें जरूरी होती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अब इसी में ही एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो इतना जो पार्ट होता है, या सॉरी इतना जो पार्ट होता है, ये क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अभिकारक। अभिक्रिया करने वाला, अभिक्रिया करने वाला क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और इसके आगे वाला जो पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। अब प्रोडक्ट फॉर्म में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, अब इससे, इस रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O है। तो इससे क्या बनता है, ग्लूकोज मिलता है। प्लांट्स को क्या मिलता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और क्या मिलता है, हमें वापस में ऑक्सीजन मिलती है नहीं मिलती है, जो वातावरण में जाती है। और क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। इतनी चीजें हमको क्या होता है, इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होती हैं। अब ये जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है,
ये क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद, प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, प्रोडक्ट कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट कहलाएगा। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे खूब कायदे से ये सारी चीजें, कि उत्पाद क्या होता है और रिएक्टेंट क्या होता है या अभिकारक क्या होता है। और यहाँ पर H2O के, अब इसको बैलेंस करने की बात आती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर H2O के भी 6 मॉलिक्यूल हैं, बट यहाँ पर इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस है कि नहीं है? कार्बन के तो 6 हैं, बात सही है। ऑक्सीजन के 12 हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 हैं। और यहाँ पर 2, 6 और 2 8 और 1 9 ही हैं। और यहाँ पर कितने हैं? 12 और 6 18 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर 6 कर देना पड़ेगा। 6 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ना। 6 और 6, 6 दूनी 12 और 12 और 6 18। इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। चलिए, H2O होता है वैसे रिलीज, बैलेंस करने के लिए हम इजीली क्या करते हैं? 6 कर देते हैं यहाँ पे। तो ये भी हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर इसी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें और भी हैं। अच्छा, अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो कितने हैं? 6 और 6 का अगर करते हैं 6 दूनी 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन 12 है। ठीक है, कार्बन के भी 6 ही हो गए। टोटली अब ये हमारी क्या है? बैलेंस है। रिएक्शन ये क्या है? बैलेंस है। आगे बढ़ेंगे, इतना नोट कर लिया होगा। ये रिएक्शन भी काफी पूछी जाती है, बैलेंस करने के लिए भी आती है, नहीं तो फिर आपसे रिएक्टेंट फॉर्म में पूछा जाता है। और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ईवीएस सेक्शन में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बायोलॉजी का ये चैप्टर जो है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तरंग दैर्घ्य, हमने फिजिक्स में पढ़ा है ना तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। और इसको प्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से करते हैं। अब बताइएगा कि किस प्रकाश में भोजन का निर्माण सबसे ज्यादा होगा? भोजन का निर्माण सबसे ज्यादा होगा तो लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में भोजन निर्माण की प्रक्रिया सबसे ज्यादा होगी। लाल रंग में भोजन निर्माण सर्वाधिक, भोजन निर्माण सर्वाधिक होगा। क्या होगा? भोजन निर्माण सर्वाधिक होगा। जबकि अगर हम बात करेंगे हरे रंग में, तो हरे रंग में सबसे कम होगा। क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे कम होगी इसकी तरंग दैर्घ्य में। ठीक है, इतनी बातें हमने समझी। आगे हमें क्या समझना है? आगे हमने क्या देखना है? अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पर देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में ही। और एक चीज हमें देखनी है, क्या देख लेते हैं? इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब फोटोसिंथेसिस की बात हम देखते हैं, जहां पर 2 चीज और देख लेते हैं। क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें लाइट रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, तो यहाँ पर हमने लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बारे में, यहाँ पर हमने किसके बारे में? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन कहाँ प्रेजेंट, मतलब कहाँ पर होगी, और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगी, इसका कहने का यहाँ पर ये मतलब था। तो लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ होती है? ये ग्रेना में होगी। कहाँ होगी? ग्रेना में होगी। कहाँ होगी? ग्रेना में होगी। अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो ये कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होगी। कहाँ होगी? स्ट्रोमा में होगी। अच्छा, ये लाइट रिएक्शन का मतलब हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और यहाँ पर लाइट की अब्सेंस। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड अब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में लाइट रिएक्शन का मतलब ये हो गया प्रकाश की उपस्थिति में जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होगी, तब यहाँ पर ग्रेना की बात आ जाएगी, ग्रेना में ही होगी। और अगर डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो स्ट्रोमा की बात आ जाएगी। हमने क्या, अगर हम बहुत आगे डीप में जाएंगे तो हमने एक चीज और पढ़ते हैं, C3 एंड C4 साइकिल। C3 एंड C4 साइकिल। ठीक है, खैर वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। इसी को ही लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को ही C3 साइकिल एंड C4 साइकिल के थ्रू हम पढ़ते हैं आगे की क्लासेस में
लेकिन उतना ज्यादा डीप आपसे वनडे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, या फिर और भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है, सिर्फ यहीं तक ही पूछा गया हुआ है, तो हम उतना ज्यादा डीप में नहीं जाते। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर अगर धातु पूछी जाएगी, अगर आपसे पूछा जाएगा कि धातु कौन सी प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर धातु होती है मैग्नीशियम। कौन सी होती है? मैग्नीशियम। ठीक है, Mg, इसी को ही क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। अगर हम पत्ती को जला देते हैं, जलाने के बाद में या उसको कुछ दिनों तक जला देते हैं, मतलब जला देते हैं, तो उसमें कौन सी धातु प्रेजेंट हमें देखने को मिलती है? मैग्नीशियम। ऐसे ही अगर हम रक्त की बात करते हैं, खून की बात करते हैं, तो रक्त में कौन सी धातु प्रेजेंट होती है? आयरन। ठीक है, कौन सी होती है? Fe होती है या आयरन होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आयरन होता है, तो ये भी चीज हम जान लेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें और हमें जानने को मिली। आगे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, इसमें जो रिएक्शन होती है, ये वो जो रिएक्शन हमने जो पढ़ी थी, वो रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही साथ साथ में जब होता है, तो उस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं? रिडॉक्स बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। चलिए, आई होप आपको ये प्लास्टिड के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट